हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक। ठीक है। बात आती है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है। जैसा कि बेटा जी हमें इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, सबसे पहले ये देखना होगा कि कंज्यूमर कौन है और बिहेवियर कौन है। जितने भी व्यक्ति हैं इस धरती में पर या विश्व में, व्यक्ति है या कोई भी है, ठीक है, हर एक व्यक्ति कंज्यूमर है। ठीक है। विश्व के में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी वस्तु का कंज्यूमर होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो उसी टाइम से किसी ना किसी वस्तु का कंज्यूमर बन जाता है, उपभोक्ता बन जाता है। ठीक है। तो इसलिए क्या है, हर एक व्यक्ति के जीवन में वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है या फिर यूज करता है, उनको खरीदते समय वो जिस प्रकार का व्यवहार करता है उस व्यवहार को कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। समझ आई बात? हमने कहा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक व्यक्ति परचेज करना चाहता है उपभोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे पहले, परचेज करने से पहले वो जिस भी प्रकार का व्यवहार करता है वो उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। ठीक है। मीन्स एक तरह से अगर हम ये कहें कि कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे प्रक्रिया क्या, स्टेप बाय स्टेप चलता है। वो कैसे? सबसे पहले कंज्यूमर के माइंड में आता है कि वो क्या प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, किस प्रोडक्ट, किस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, कहाँ से खरीदना चाहेगा। ठीक है। और अगर उसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं तो वो उन ऑप्शंस में से चुनाव भी करता है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जो किसी उत्पाद अथवा ब्रांड के क्रय संबंधी निर्णयों तथा चुनाव को बतलाती है। इट मीन्स किसी प्रोडक्ट को परचेज करना है या ब्रांड को परचेज करना है तो उसके परचेज से रिलेटेड जो भी निर्णय हैं उनको बतलाती है। ठीक है। अब उपभोक्ता, हमने कहा कि मैं भी उपभोक्ता हूँ। जब मैं जिस भी चीज को यूज कर रही हूँ तो उस चीज को उपभोक्ता हूँ। तो उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कब, क्या, कहाँ, कैसे, किससे उत्पाद और सेवाएं क्रय करता है तथा ऐसा क्रय जिस व्यवहार का परिणाम होता है, ठीक है, तो उसे उपभोक्ता व्यवहार या क्रेता व्यवहार कहा जाता है। क्लियर हुई बात? इट मीन्स वो WH फैमिली को यूज करता है। WH फैमिली कौन सी? क्वेश्चन मार्क, बहन, भाई। भी वो कब खरीदेगा, क्या खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, ठीक है, और किससे खरीदेगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, उसका, उसने हर एक चीज के बारे में जिस जिस टाइप से व्यवहार किया उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। और उसका जो व्यवहार है इन सभी किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए वो उसका उपभोक्ता व्यवहार कहलाएगा। क्लियर? जस्ट लाइक यहाँ पे एक ये कहावत दे रखी है कि शेर से लड़ने से पहले शेर बनना सीखो। मतलब कहने का क्या है, मार्केटिंग का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता व्यवहार का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है। मीन्स कहने का क्या है, इन्होंने कहा शेर से लड़ने से पहले शेर बनो। मीन्स कहने का क्या है कि अगर हमें किसी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट बेचना है, इट मीन्स मार्केटिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमारा जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को चेक करो पहले, कि वो किस टाइप से, किस परिस्थिति में कैसा बिहेव करता है। ठीक है। तो जबकि हमारा मॉडर्न कंसेप्ट वो कंज्यूमर बेस्ड ही है, इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हमें एक सफल मार्केटिंग, इट मीन्स सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट करनी है, तो जो भी हमारे के टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनका सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अब फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, उपभोक्ता इतने सरल नहीं होते कि उनके अध्ययन की आवश्यकता न हो, न ही इतने जटिल होते कि उनका अध्ययन संभव ही न हो। मतलब कहना क्या है कि ये मत समझो कि हमारा कंज्यूमर जैसा हम प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे और हमारा जो
नेक्स्ट मतलब जो परचेजर होगा या जिस व्यक्ति के सामने हम अपना प्रोडक्ट रखेंगे वो आसानी से खरीद लेगा, ऐसा भी नहीं है। और ना ही ऐसा है कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेगा। इट मीन्स इसलिए इन्होंने कहा है कि कंज्यूमर जो इतना सरल नहीं होते कि उनके अध्ययन की आवश्यकता ही ना हो, कि उनके बारे में जाने ही ना उनका टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ठीक है, वो किस उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं। ऐसा नहीं है कि उनके किसी भी चीज़ के बारे में ना जाने, इसलिए उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। और दूसरा ये आ जाता है ना ही वो इतने जटिल होते हैं कि उनकी स्टडी ही ना हो सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो कंज्यूमर बिहेवियर में उसकी दोनों टाइप की भौतिक और दिमागी दोनों क्रियाएं शामिल की जाएंगी, ठीक है। भौतिक क्या होगा, इट मीन्स जो फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे होंगे, और उसका मेंटली एक्सप्रेशन इट मीन्स वो दिमाग में क्या सोचता है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन से विपणनकर्ता को उपभोक्ताओं की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने, देखो क्या कहता है कि जो उपभोक्ता व्यवहार है इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि जो मार्केटर होता है वो कंज्यूमर के वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने की, वो उनकी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं उनको जानने और संतुष्ट करने में सहायता मिलती है। उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन का संबंध उसके वास्तविक उपभोग से न होकर उपभोक्ता के क्रय व्यवहार से होता है, ठीक है। अब उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत हम किस बात का ध्यान करेंगे कि व्यक्ति किस प्रकार अपने धन, समय, प्रयत्नों को खर्च करने का डिसीजन लेता है। आई थिंक कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वही बात आती है कि उपभोक्ता व्यवहार के अंदर किन तथ्यों का स्टडी करना है कि कंज्यूमर कब क्रय करता है, व्हेन कंज्यूमर बाय, हु डज द बाइंग, ठीक है, इट मीन्स क्रय कौन करता है, हाउ कंज्यूमर्स बाय कि कंज्यूमर कैसे खरीदता है, और वह वेयर कंज्यूमर बाय और उपभोक्ता कहाँ से करा करता है। इट मीन्स वही डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच मीन्स व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, ठीक है, व्हाट, इन सभी के आंसर जो देता है वही हम वो हमारा क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर होगा। तो देखो अब यहाँ दे दिया कि उपभोक्ता कब क्रय करते हैं, कब क्रय करने का मतलब क्या होता है, इसे मार्केटर को ये पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने प्रोडक्ट किस टाइम ज़्यादा परचेज करता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको ये देखना होगा कि वो कौन से मौसम में, कौन से दिनों में और किस समय पर ज़्यादा खरीदारी करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने देखा भी होगा कि जो सैलरीड पर्सन है, इटमीन जॉब होल्डर हैं, जो गवर्नमेंट जॉब पे काम करते हैं या प्राइवेट जॉब पे काम करते हैं, तो वो ज़्यादा खरीदारी किस टाइम करते हैं, जब उनको सैलरी मिलती है। इट मीन्स उनका क्या हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, उस टाइम पे ज़्यादा क्या होगा, किस टाइम पे इन्होंने दे दिया ना किस समय पर, तो वो किस समय ज़्यादा खरीदारी करेंगे, जब उनका क्या होगा, मंथली पर्सन के बारे में बात की तो वो क्या होगा, महीने के स्टार्टिंग में। दूसरी बात क्या है, मौसम में, मान लीजिएगा जैसे दिवाली के टाइम पे है या होली के टाइम पे है, हमें यूँ पता है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, तो उसके बारे में पहले से मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें ये भी पता है जैसे दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी छूट आ जाती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पे आ जाती है ना, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है या कोई भी मतलब किसी भी टाइप का प्रोडक्ट है तो उसमें डिस्काउंट आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी छूट आ जाती है, तो लोग मौसम में भी, वहीं से त्योहारों के समय पे भी खरीदारी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये देखता है कि उसके प्रोडक्ट को कब क्रय करेगा, कंज्यूमर कब खरीदेगा, कौन से मौसम में खरीदेगा, कौन से दिन खरीदेगा और किस समय पर खरीदेगा, इन सभी बातों के बारे में उसको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि एग्जाम्पल अभी दिया, गर्मियों के दिनों में हमें कूलर की डिमांड ज़्यादा होगी, एसी की डिमांड ज़्यादा होगी, कॉटन की ड्रेस की डिमांड ज़्यादा होगी, बारिश के टाइम पे छतरी की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को किस टाइम पे परचेज करते हैं, ठीक है। और जैसे दे रखा है रक्षाबंधन के दिन पर राखी की डिमांड ज़्यादा होगी, दिवाली पर मोमबत्ती और पटाखों की डिमांड ज़्यादा होगी, होली पर रंग और गुलाल की डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, ये बाइंग हैबिट है, इट मीन्स वो कब परचेज क्रैक करता है, ठीक है। दूसरा होता है क्रैक कौन करता है। अब आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें फैमिली के सभी बंदे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें जो परिवार का मुखिया होता है वही डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे ये आता है हु डज द बाइंग, इट मीन्स कौन क्रय करता है, ठीक है, या फिर क्रय का निर्णय कौन लेता है, या फिर क्रय किए गए उत्पाद का प्रयोग कौन करता है। अब यहाँ पे तीन बातें दे दी। जैसे देखा है कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि उत्पाद का प्रयोग तो पूरा परिवार करता है, परंतु उसको खरीदने का जो डिसीजन होता है वो परिवार का मुखिया लेता है, ठीक है।
और बहुत सारे दशाओं में मैंने अभी बताया कि उत्पाद का क्रेता तथा उसे प्रयोग करने वाला दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसे अब छोटे बच्चे के लिए कपड़े लेकर के आने हैं या छोटे बच्चे के साबुन वगैरह कुछ भी लेकर के आना है, तो डिसाइड कौन करता है? छोटे बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे को क्या पहनाना है, बट उसको यूज कौन करेगा? बच्चा करेगा। तो यहाँ पे ये बातें आ गई कि क्रय कोई और करता है और यूज कोई और करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम अपनी मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे होंगे तो इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि क्रय कौन करता है। ठीक है, या जो क्रय करने वाले होते हैं उत्पाद उसी के अनुरूप बनाया जाता है। जैसे कि और उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केटिंग का जो चैनल है, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो बनाएंगे। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजमेंट उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, और न्यूज़पेपर में जो ऐड देनी है वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। और जैसे मान लो और बहुत सारा एग्जांपल, जैसे प्रोडक्ट को स्त्री द्वारा क्रय किया जाता है। मान लीजिए उस प्रोडक्ट को कौन परचेज करता है? जेंट्स परचेज करते हैं, लेडीज। अगर लेडीज परचेज करती हैं तो उनका कलर, डिजाइनिंग, ठीक है, शेप और उसका प्राइस, ये सारी बातों को का होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रोडक्ट उपभोक्ता कैसे क्रय करता है। उपभोक्ता का क्रय करना उनकी आदतों एवं व्यवहार से संबंधित होता है। मीन्स उपभोक्ता कैसे क्रय करता है, यूँ कहता है ये, उनकी क्रय आदतों पर डिपेंड करता है, उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बात आती है क्रय आदतें और व्यवहार का मतलब कि जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका जो ब्रांड नेम, पैकिंग और प्राइस, वो सब डिसाइड करेंगे बाइंग हैबिट्स के ऊपर। कुछ उपभोक्ता क्या करते हैं, कम प्राइस के प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करते हैं, चाहे उसका ब्रांड कोई भी हो। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति मीन्स अगर हम मिडिल फैमिली या गरीब व्यक्तियों के बारे में बात करें तो वो क्या देखते हैं, वो ब्रांड को ना देख करके वो सिर्फ ये देखते हैं कि कम प्राइस में हमें प्रोडक्ट मिल जाए। ब्रांड चाहे कोई भी हो, ब्रांड पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ब्रांड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्राइस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसका मतलब क्या आता है, और कुछ कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोडक्ट को नगद खरीदना पसंद करते हैं तो कुछ उसको उधार खरीदना पसंद करते हैं। तो ये सारी क्या है, उसकी बाइंग हैबिट्स हैं। ठीक है, कुछ उपभोक्ता खुले उत्पाद क्रय पर करना पसंद करते हैं ताकि परख करने में आसानी हो, जबकि कुछ उपभोक्ता पैक किए हुए उत्पादों को क्रय करना पसंद करते हैं। इट मीन्स मान लीजिएगा हम घरेलू किचन का सामान लेकर के आते हैं, बहुत सारे तो क्या होते हैं पैकिंग वाला प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुला सामान लेकर के आना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ में ये सब क्या है, उनकी बाइंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट ये? नेक्स्ट होगा उपभोक्ता कहाँ से क्रय करता है। यहाँ पर हमारे पास दो बातें आएंगी। इट मीन्स जैसे एक मार्केटिंग जो मैनेजर होता है वो अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज बनाते टाइम इस बात का पता लगाने का प्रयास करता है कि उपभोक्ता कहाँ से क्रय करता है। ठीक है, उसके लिए वो दो बातें देखेगा। सबसे पहला है उपभोक्ता क्रय करने का निर्णय कहाँ पर लेता है, और दूसरा होता है उपभोक्ता वास्तविक क्रय कहाँ करता है। इट मीन्स वेयर कंज्यूमर डिसाइड दिस परचेज हिज परचेजेस एंड वेयर कंज्यूमर डज एक्चुअली बाइज। अब यहाँ पे बहुत कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको परचेज करने का जो डिसीजन है उसके परिवार के मेंबर मिलकर के करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सब फैमिली मेंबर्स के साथ मिल करके डिसाइड किया जाता है कि ये वाला प्रोडक्ट परचेज करना है। तो पहले पॉइंट का मतलब हुआ उपभोक्ता क्रय करने का निर्णय कहाँ पर लेता है, क्रय करने का डिसीजन कहाँ लिया गया, घर पर लिया गया। परंतु अब दूसरा पॉइंट कहता है उपभोक्ता वास्तविक क्रय कहाँ करता है, अब उस प्रोडक्ट को कहाँ से वो परचेज करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए घर में कार परचेज करनी है, फर्नीचर खरीदना है, टीवी लेना है, तो घर पे बैठ के डिसाइड हो जाता है कि हमें फर्नीचर चाहिए या सोफा सेट चाहिए या कार चाहिए। तो डिसाइड हो जाता है कि कौन से मॉडल की कार चाहिए। अब बात आती है कि वो कहाँ से खरीदता है, इट मीन्स प्लेस के बारे में बात आ जाती है यहाँ पर। कहाँ जब भी आया तो इट मीन्स प्लेस के बारे में कि वो उसको कहाँ से खरीद रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट फिर इसमें ये देखना है कि जब कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे देख रहे हैं कि कुछ दिशाओं में ये भी पाया जाता है कि उपभोक्ता उत्पाद क्रय करने का निर्णय तो घर से करके चलता है, परंतु ब्रांड ब्रांड वगैरह है, ब्रांड की पसंदगी स्टोर में पहुंच कर ही करता है। घर पे सिर्फ ये डिसीजन लिया जाता है कि ये प्रोडक्ट परचेज करना है,
अब ब्रांड कौन सा होगा, ये दुकान पर या स्टोर पर जहाँ से भी परचेज करना है वहीं जाकर डिसाइड होता है। वैसे कंडीशन में ये देखना है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, उसका एडवर्टाइजिंग, उसका कलर, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब कुछ देखी जाती है, जिससे कि कंज्यूमर अफेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कि जो मार्केटर होता है उनको अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर खुद से देने होंगे कि क्रय निर्णय को कौन प्रभावित करता है। इट मीन्स एक कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, एक कस्टमर है अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, तो उसके परचेजिंग डिसीजन को कौन इन्फ्लुएंस करता है, कौन अफेक्ट करेगा। दूसरा होता है कि डिसीजन, हु मेक्स द बाइंग डिसीजन, क्रय निर्णय कौन लेता है। ठीक है, वास्तव में क्रय कौन करता है और वास्तव में उत्पाद प्रयोग कौन करता है। देखो, सबसे पहली बात आती है क्रय निर्णय को कौन प्रभावित करता है। इसको प्रभावित करने के लिए कौन डिसाइड करता है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। दूसरा होता है क्रय निर्णय कौन लेता है। अब डिसीजन किसने लिया, फादर ने लिया कि हाँ भाई ठीक है ये प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, या घर का मुखिया या हेड ऑफ द फैमिली होता है वो उसने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे। दूसरा होता है वास्तव में क्रय कौन करेगा। मान लीजिएगा फादर हैं और फिर बच्चे हैं, फादर ने यस कर दी, डिसीजन हो गया, बच्चे उसको परचेज करके लेके आ सकते हैं, तो वास्तव में क्रय किसने किया, बच्चों ने किया। अब उसको यूज कौन कर रहा है, अब यूज करने के लिए उन्होंने किसके लिए प्रोडक्ट परचेज किया है, तो जो भी उसको यूज करेगा वो उसका एक्चुअल में कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे कार या एसी क्रय करते समय पति, मतलब परचेज कौन करेगा, पति। वॉशिंग मशीन या प्रेशर कुकर, मान लीजिएगा एसी है, कार खरीदनी है, तो उसमें डिसीजन कौन लेगा, हस्बैंड लेगा। अगर किचन वगैरह का कोई सामान खरीदना है तो उसमें डिसीजन कौन लेगा, वाइफ लेगी। स्टेशनरी या बच्चों के आइटम्स का अगर परचेज करना है तो उसमें डिसीजन किसका होगा, बच्चों का होगा। तो अलग अलग पर्सन होंगे जो कि प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये था बेटा जी कि हमारे जो कंज्यूमर है वो किस किस टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या, मतलब एक मार्केटिंग पर्सन को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब बात आती है वही डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या कहता है वॉल्टर एम्पोल, उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति यह निर्णय लेते हैं कि कहाँ, क्या, कब, कैसे और किस से उत्पाद तथा सेवाएं क्रय करनी है। वही बातें आ गई बेटा कि कंज्यूमर बिहेवियर वो प्रोसेस है जहाँ पर एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसको व्हाट, वेयर, हाउ एंड फ्रॉम whom टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। अब इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषता वही है कि जो उपभोक्ता व्यवहार है वो व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। उपभोक्ता व्यवहार मूल रूप से उपभोक्ता की सामाजिक प्रकृति का अध्ययन है, क्योंकि व्यक्ति उपभोक्ता कौन है, एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार में किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार उत्पाद को क्रय करने और क्रय करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि की व्याख्या करता है। इट मीन्स कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर देखना है कि एक प्रोडक्ट है को परचेज करने से पहले कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है और कंज्यूमर को प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत अंतिम उपभोक्ता तथा औद्योगिक उपभोक्ता दोनों का अध्ययन किया जाता है। देखो यहाँ पर अंतिम उपभोक्ता और औद्योगिक प्रयोक्ता, यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं। अंतिम उपभोक्ता तो इट मीन्स जिसने लास्ट में गुड्स को कंज्यूम कर लिया, उसके बाद वो गुड्स आगे ट्रांसफरेबल नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिएगा हम खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, अब जो चीज़ हमने खा ली तो क्या कोई दूसरा उसको यूज कर सकता है, नहीं। तो इट मीन्स अंतिम उपभोक्ता कौन हुए, हम हुए। और औद्योगिक प्रयोक्ता का मतलब क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज के अंदर यूज की जाती हैं। ठीक है, जैसे मशीनें वगैरह हैं वो औद्योगिक गुड्स होगी। ठीक है, तो उनके प्रयोक्ता कौन है, औद्योगिक उद्योग हो गए। तो इसलिए इन दोनों की स्टडी का अध्ययन कंज्यूमर बिहेवियर में किया जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे क्रय करता है तथा उपभोक्ता के पूरे व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। क्लियर। अब अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब हमारे कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर।
अब कंज्यूमर के प्रकार, उपभोक्ताओं के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हम उपभोक्ता कह करके इस पॉइंट को बिल्कुल छोटा नहीं मान सकते, ये एक बहुत ही वास्ट पॉइंट है जिसमें सभी प्रकार के क्रेता शामिल होंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, क्रय उद्देश्य के आधार पर उपभोक्ताओं का वर्णन, वर्गीकरण, कि ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का, उसके बेस पे हम हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर तीन टाइप के कंज्यूमर्स आएंगे। फर्स्ट इज हाउस होल्ड कंज्यूमर, दूसरा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और थर्ड होता है रीसेलर, ठीक है। देखिए मान लीजिएगा, अब हमने कहा है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और हाउस होल्ड कंज्यूमर, जस्ट लाइक मान लीजिएगा एसी परचेज करना है, एसी अब हम घर के लिए खरीद रहे हैं तो हमारा जो ओपिनियन है वो अलग रहेगा, इसलिए एसी के हम अगर घर के लिए खरीदेंगे तो कौन बोले जाएंगे, हाउस होल्ड कंज्यूमर। दूसरा है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, ठीक है। अब अगर वही किसी भी फैक्ट्री वगैरह में या किसी ऑफिस में लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, ठीक है। थर्ड होता है रीसेलर, रीसेलर कौन होते हैं, जो बीच में होते हैं, जो होल सेलर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और फिर आगे कंज्यूमर को बेच देते हैं, ठीक है। इट मीन जिन्होंने बेचने के पर्पज से सामान को खरीदा तो वो कौन हो गया, रीसेलर, ठीक है। देखो घरेलू उपभोक्ता से अभिप्राय उन क्रेताओं से जो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोक्ता उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कौन हो गए, उन क्रेताओं से है जो नए उत्पादों का निर्माण करने के लिए उत्पाद और सेवाओं की मांग करते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पे मशीन का एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, रीसेलर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को दोबारा से बेचने के पर्पज से खरीदता है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा इसको डीप लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिफरेंस बिटवीन द हाउस होल्ड कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर देखो दे रखा है, हाउस होल्ड कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर एंड रीसेलर के बाइंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, वही कि घरेलू उपभोक्ता की मांग उपभोग स्तर पर निर्भर करती है, ठीक है। जबकि जो व्यावसायिक क्रेता होते हैं उनकी मांग अप्रत्यक्ष होती है, जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, क्योंकि देखो डायरेक्ट डिमांड क्या होगी, जो अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, वो उनके उपभोग के लेवल को बढ़ाती है। दूसरा होता है व्यावसायिक क्रेता की मांग अप्रत्यक्ष होती है, यह उन वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है जिनका उन्होंने उत्पादन करना है। इट मीन्स वो स्पेशल अपने लिए ना करके फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं, गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो घरेलू उपभोक्ता हैं, इट मीन्स हाउस होल्ड कंज्यूमर हैं, उनका जो परचेजिंग हैबिट है डिस्काउंट और उनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी, जबकि व्यावसायिक उपभोक्ता का क्रय व्यवहार रेसिप रेसिप्रोसिटी पर निर्भर करता है, इट मीन्स पारस्परिकता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या होगा कि उपभोक्ता व्यवहार व्यावसायिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनको खरीदने के लिए किस टाइप के प्रोडक्ट्स का यूज किया जाएगा, मतलब वो उनकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो छूट पर ना होकर के उनकी क्वालिटी को अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, अगर हम इस टाइम से इसको कह सकते हैं। दूसरा होता है घरेलू उपभोक्ता क्रय करते समय हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होते, इट मीन्स घरेलू उपभोक्ता क्रय करते समय हमेशा विवेकपूर्ण नहीं होते, इनके क्रय भावात्मक अधिक होते हैं, इट मीन्स वो ज़्यादा रैशनल ना होकर के इमोशनल होते हैं ज़्यादा, जबकि जबकि हमारे जो इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी बाइंग हैबिट्स हैं वो रैशनल होती हैं, और क्योंकि उनके पास उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है घरेलू उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय घर का मुखिया या परिवार के सदस्य मिलकर के करते हैं, जबकि व्यावसायिक उपभोक्ताओं की दशा में जो क्रय निर्णय संस्था में काम करने वाले अनेक अधिकारियों से विभक्त होते हैं या उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर हमें घर के लिए लाना है तो उसको उसका डिसीजन कौन लेगा, फैमिली का मुखिया लेगा, जबकि अगर हमें अपने बिजनेस के लिए अगर कोई सामान लेकर के आना है
तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले अधिकारी ही उसका डिसीजन लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्रय व्यवहार के आधार पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर। अब वही बात आ गई, सबसे पहला पॉइंट है आदत नियंत्रित वर्ग, हैबिट डिटरमाइंड ग्रुप। ये वो वर्ग होता है जिसे ब्रांड के उत्पाद क्रय करने की आदत बन गई है। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने जिनकी हैबिट जिस टाइप के प्रोडक्ट को परचेज करने की बन जाती है वो उसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, चाहे उनके सामने कोई दूसरा ब्रांड क्यों ना रख दिया जाए वो उसको परचेज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो वर्ग है, इट मीन्स इसमें वो ग्रुप आता है जिसमें ब्रांड के प्रोडक्ट परचेज करने की हैबिट बन चुकी होती है, जिनका मेन कारण उस ब्रांड के लाभों से पूर्णतः संतुष्ट होना होता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिएगा कोई पर्सन है, वो अगर किसी मान लीजिएगा अगर हम घरेलू सामान के बारे में बात करते हैं, जैसे सैमसंग का प्रोडक्ट उनको अच्छा लगता है तो ऑलमोस्ट सैमसंग के प्रोडक्ट ही परचेज करेगा। ठीक है। इसमें अगर या फिर अगर खाने पीने की चीज़ें अगर हम लेते हैं तो इसमें मुख्यतः क्या आ जाएंगे, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब आदि क्या है, इनकी हैबिट बन चुकी है व्यक्ति की, तो वो ऑब्वियस है उनको खरीदेगा चाहे कोई कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट होता है प्रज्ञाशील वर्ग, कोग्निटिव ग्रुप। इस ग्रुप में विवेकशील दावों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति आएंगे। ठीक है, जो पूरा सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं, उनका क्रय व्यवहार उन दावों पर आधारित होता है। कुछ कंज्यूमर्स क्या करते हैं, प्राइस कोग्निटिव होते हैं, इट मीन्स प्राइस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और उनकी जो बाइंग हैबिट होती हैं प्रोडक्ट के प्राइस और बचत पर आधारित होती हैं। ठीक है। जैसे मारुति उद्योग में अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग मूल्य की कारें बनाई जाती हैं। जैसे जो मारुति है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कारें बनाती हैं। ठीक है। मारुति सुजुकी अलग अलग टाइप की कारें बनाती हैं, गरीब के लिए, अमीर के लिए, मिडिल फैमिली के लिए, अलग अलग, मतलब उनके पास ऑल टाइप ऑफ ब्रांड्स होते हैं। सबसे कम मूल्य की कार मारुति 800, उससे थोड़ी सी ऊपर जाएंगे तो दूसरी वैगन आर वगैरह हैं। ठीक है, मारुति वैगन आर, और ज़्यादा वैल्यू की आ जाएंगी तो मारुति जैन या एस्टीम, इस टाइप की बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इमोशनल रिएक्टर ग्रुप। ये कंज्यूमर क्या करते हैं, प्रोडक्ट के प्रतीकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इट मीन्स जैसे उनका जो सिंबल्स होते हैं उनके ज़्यादा, उनके प्रति ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और प्रोडक्ट की छवि से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक जैसे दे भी रखा है स्कोडा कारों के खरीदा, इट मीन्स जिनको ये है महंगी महंगी कारें खरीदने का शौक होता है तो वो उस टाइप के प्रोडक्ट के ब्रांड के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। नेक्स्ट होता है इम्पल्सिव ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो प्रोडक्ट के भौतिक गुणों के आधार पर क्रय करते हैं और इस पर ब्रांड का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इट मीन्स जो उसके फिजिकल जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड करे, वो उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ब्रांड चाहे कोई भी हो। इट मीन्स ये देखना चाहते हैं कि ब्रांड में क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी क्या क्या है। ठीक है। नेक्स्ट होता है न्यू ग्रुप, और इसमें केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिन्होंने प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में अभी तक किसी भी टाइप का कोई डिसीजन ही नहीं लिया है, तो उनके अंदर उस प्रकार की जिज्ञासा पैदा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अब हमारे प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे। सबसे पहला प्रतिष्ठा उत्पाद, इट मीन्स प्रेस्टीज प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, जिनसे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ठीक है। समाज में सम्मान बढ़ता है, तो उस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रेस्टीज प्रोडक्ट बोले जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका क्रय प्रतिष्ठा का सूचक होता है, जैसे सुंदर कोठी, वो मतलब बहुत अच्छी बड़ी बड़ा घर बना लिया जाता है, सुंदर कोठी बना ली जाती है, बड़ा टेलीविजन, जिससे मतलब कहना क्या है समाज के लोगों में उसकी पहचान बढ़े, तो वो होते हैं प्रेस्टीज प्रोडक्ट। और दूसरा होता है मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट जिनको वयस्क होने पर ही प्रयोग के लिए वांछित माना जाता है। मीन्स जो मतलब बड़े होने पर, वयस्क मतलब 18 साल से ज़्यादा होने पर ही उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मैच्योरिटी प्रोडक्ट हैं। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे जैसे मान लीजिएगा अब हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जैसे चूड़ी पहनना, बिंदी, लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें क्या आफ्टर मैरिज ही क्या कहते हैं अलाउ होती हैं। बिफोर मैरिज ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती, इसलिए जो श्रृंगार का सामान है वो क्या है, मैच्योरिटी प्रोडक्ट में आता है। समझ आई बात। बीड़ी सिगरेट वगैरह वैसे तो पी लेते हैं बच्चे भी मतलब बट 18 साल से ज़्यादा के हो जाए तो ही अलाउड होते हैं, अदरवाइज नहीं।
दूसरा ये हो गया मैच्योरिटी प्रोडक्ट। थर्ड होता है एनेक्साइटी प्रोडक्ट। इट मीन्स उद्वेग उत्पाद, जैसे जिन्हें क्रय करने की आकुलता रहती है। ठीक है, मतलब कहने क्या होते हैं कि यह वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें क्रय करने की आकुलता रहती है, जैसे ब्लेड, साबुन, मतलब कहना है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, नेक्स्ट होता है फंक्शनल प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। मतलब देखो ये ऊपर वाला है ना उद्वेग, मान लो मुझे हमें हैबिट हो जाती है ब्रश करना है डेली। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम हम ब्रश करेंगे, उसके लिए हमें टूथपेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, साबुन से नहाना है, कोई साबुन से नहाना है, तो ये भी क्या हो गया, उद्वेद प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, जब तक हैबिट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हमारे लिए इस टाइप के प्रोडक्ट की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। दूसरा नेक्स्ट है फंक्शनल प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट हैं तो दैनिक दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, जैसे रेगुलर यूज में हम यूज करते हैं फल, सब्जियां, अनाज वगैरह। ठीक है, ये फंक्शनल प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट होगा हेडोनिक प्रोडक्ट। ये होंगे सुखवादी, जिनसे हमें भाई मतलब मनुष्य को सुख का एहसास होता है, जैसे हम चाय पी रहे हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ खाने पीने का हो, सैलेड है, बिस्किट है, मक्खन है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सुखवादी प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर बेटा जी डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इट मीन्स वो कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमारा कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है। तो देयर आर फोर फैक्टर्स। फर्स्ट इज इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसमें चार टाइप के हमारे डिटर्मिनेंट। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, पर इसमें ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में क्या आएगा बेटा जी, हमारा इनकम लेवल आएगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड आएगा, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, फैमिली की इनकम कैसी है, हमारे पास कितनी असेट्स हैं, तो ये सारी बातें आएंगी। क्योंकि इकोनॉमिक जब वर्ड आता है पैसे से रिलेटेड आता है। मान लीजिएगा हम कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं और हमारे पास उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो क्या हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि इकोनॉमिक जब भी वर्ड्स आएगा तो हमारी इनकम से रिलेटेड होगा मोस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी पर्सनल इनकम कितनी है, फैमिली इनकम कितनी है, कंज्यूमेबल इनकम कितनी है। ठीक है, और हमारे प्रोडक्ट जो हम परचेज कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इट मीन्स कंज्यूमर की जो पर्सनल इनकम होती है, जैसे मान लीजिएगा मैं अगर हम बात करते हो तो मेरी अकेले की इनकम कितनी है, दैट इज पर्सनल इनकम। ठीक है, इसका उपभोक्ता के क्रय व्यवहार पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इससे उनकी बाइंग हैबिट प्रभावित होती है। बाइंग हैबिट इट मीन्स मान लीजिएगा मेरी अकेले की इनकम है तो मैं नो प्रॉब्लम, जिसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो, तो मैं आसानी से किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकती हूँ अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा होगा डिस्पोजेबल इनकम। अब जैसे मान लीजिए टैक्स वगैरह, टोटल इनकम में से टैक्स वगैरह घटाने के बाद या जो भी जिनका पैसा मैंने देना था उनका देने के बाद जो भी बचती है वो आय उपभोक्ता की क्या होगी, डिस्पोजेबल इनकम होगी। देखो टैक्स और देनदारियों का भुगतान करने के बाद जो आय उपभोक्ता के पास बचेगी, उपभोक्ता उसे खर्च भी कर सकता है और वो सेव भी कर सकता है। ठीक है, तो शेष बची आय की राशि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा जी फिर डिस्क्रिमिनेटरी इनकम, जिसको हम सॉरी डिस्क्रिशनरी इनकम बोलेंगे। स्वैच्छिक आय, कहने का मतलब क्या है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक आवश्यकताएं बोली जाती हैं, और इन आवश्यकताओं का के पूरा करने के बाद अगर कोई इनकम बचती है तो वो स्वैच्छिक आय होती है। कहने का मतलब है कि एक मान लीजिए किसी भी हम गरीब व्यक्ति के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसकी तीन बेसिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान।
जैसे ही उसकी ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसके पास जो आय बचेगी वो उसकी स्वैच्छिक आय होगी। अब स्वैच्छिक आय में जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा, इंक्रीज होती जाएगी, प्रोडक्ट की डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और उसके जीने रहने सहने का तरीका भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और वो फिर कौन से प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करेगा, वो आरामदायक प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करेगा। जैसे सबसे पहले एक गरीब आदमी है, उसको सबसे पहले चाहिए रोटी। उसके बाद जैसे ही उसको काम कुम मिल जाता है, और रोटी के बाद फिर वो कपड़ा मीन्स पहनने, अच्छे कपड़े पहनने की उसकी जिज्ञासा होगी। उसके बाद उसको घर की जिज्ञासा, जैसे ही ये पूरी होंगी फिर उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, वो अपने घर में लग्जरियस प्रोडक्ट का की डिमांड को बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज करना भी स्टार्ट कर देगा। अगला आता है फिर फैमिली इनकम। ठीक है, फैमिली इनकम का मतलब क्या आता है, एक परिवार में अगर 5 बंदे हैं, उनमें से 3 व्यक्ति कमाते हैं, तो वो उन तीनों की सभी की इनकम मिला करके जो इनकम बोली जाएगी वो फैमिली इनकम बोली जाएगी। जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली में किसी एक व्यक्ति की आय उसके क्रय व्यवहार पर इतना प्रभाव नहीं डालती जितना कि पारिवारिक आय डालती है, क्योंकि अब मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं सभी मिल करके रहते हैं। ठीक है, तो उन सभी की इनकम कितनी है उसका अफेक्ट डालता है उनके बाइंग हैबिट्स पर। क्यों? क्योंकि परिवार का आकार बड़ा होगा तो बड़ा आकार में ज़्यादा आवश्यकताओं की ज़रूरत होगी, वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होगी, और उससे परिवार की इनकम कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर परिवार की इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदी जाएंगी, परिवार की इनकम कम है तो कम मात्रा में खरीदी जाएंगी। ठीक है, कम इनकम वाले परिवार सस्ते प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और ज़्यादा इनकम वाले जो परिवार हैं वो हाई फाई क्वालिटी के या ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेंगे। ठीक है, अगला है इनकम एक्सपेक्टेशन। भाई आय की क्या संभावनाएं हैं, फ्यूचर में इनकम के क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, अगर फ्यूचर में इनकम कम होने की संभावना है तो कम प्रोडक्ट परचेज किए जाएंगे आज के टाइम पे, या फिर सस्ते प्रोडक्ट खरीदे जाएंगे। अगर फ्यूचर में इनकम बढ़ने की संभावना है, ठीक है, या फिर इसके भी यदि उसे आय की अच्छी संभावनाएं हैं तो वह आज की आय से भी अधिक व्यय करने को तत्पर हो जाएगा। इतनी आज के टाइम वो ज़्यादा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंज्यूमर्स लिक्विडेड असेट्स, उपभोक्ता की तरल संपत्तियां। तरल संपत्तियों से अभिप्राय क्या है, उन संपत्तियों से है जो वो नगद में या क्योंकि लिक्विडिटी असेट्स आपने पढ़ा भी होगा कि जो बिल्कुल कैश या कैश इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, बिल्कुल कैश के बराबर मानी जाती हैं, वो असेट्स हमारे क्या होते हैं, लिक्विड असेट्स होती हैं। अब ये जो असेट्स होते हैं उपभोक्ता को भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आकस्मिकता का सामना करने में सहायता करती हैं। उपभोक्ता के पास जितनी तरल संपत्तियां अधिक होंगी वह वर्तमान में उतना ही अधिक व्यय करेगा। इट मीन्स आज के टाइम पे जितना उसके किसी भी व्यक्ति के हाथ में कैश ज़्यादा रहेगा तो वो खर्चे भी ज़्यादा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंज्यूमर क्रेडिट। अगर एक व्यक्ति को उधार मिलने की संभावना ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा मात्रा में खर्चा करना पसंद